सभी साथियों को नमस्कार। मैं राहुल गदारा आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं शारीरिक शिक्षा के एक और लाइव सेशन में, जहां पर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। यूनिट नंबर 7 का अध्ययन हम निरंतर करते हुए आ रहे हैं और अभी तक हम इस यूनिट के अंदर कोशिका के बारे में, उत्तक के बारे में, कंकाल तंत्र के बारे में, परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और आज बारी है श्वसन तंत्र या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक तंत्र जो हमारे शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों में जुड़ा होता है और एक ऐसा तंत्र जो शारीरिक शिक्षा में बहुत महत्व रखता है, शारीरिक गतिविधियां करने में बहुत महत्व रखता है। आज के लाइव सेशन के लिए तभी सभी जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सभी को राम राम, सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए भाई अध्ययन करना शुरू करते हैं। जिस तरह से हमने परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन किया था, ठीक उसी तरह से हम इस तंत्र के बारे में भी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जो प्रमुख अंग हैं जो इस तंत्र के अंदर रहने वाले हैं, श्वसन तंत्र के अंदर रहते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उनकी एनाटॉमी के बारे में अध्ययन करेंगे, कैसे चीजें कार्य करिए उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और उसके बाद हम जाएंगे एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पर, या फिर क्या व्यायाम के प्रभाव इस तंत्र के ऊपर पड़ रहे हैं उनका अध्ययन करने। तो चलिए भाई, रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर श्वसन तंत्र अध्ययन हम करना शुरू करते हैं। तो यहां पर आप देखिए भाई, श्वसन, इससे पहले तो रेस्पिरेशन या फिर श्वसन एक प्रक्रिया के रूप में या फिर एक प्रोसेस को आप कैसे देखते हैं या फिर उससे आप क्या समझते हैं। श्वसन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीव, अब न केवल आप में, सभी जीवों के अंदर होती है, जिसमें जीव गैस, और गैस भी कौन सी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान अपनी कोशिका व वातावरण के बीच करता है। अपनी कोशिका व वातावरण के बीच करता है। पुनः मैं आपको उसी डायग्राम की तरफ लेकर जाऊंगा। अब यहां पर एक तरफ लिखा हुआ है वातावरण, एक तरफ लिखा हुआ है वातावरण और एक तरफ आप लिखते हैं कोशिका, एक तरफ आप लिखते हैं कोशिका। अंततः तो देखिए क्या हो रहा है, अंततः तो देखिए क्या हो रहा है, फिर अल्टीमेटली क्या हो रहा है। अल्टीमेटली तो यही हो रहा है कि वातावरण के पास क्या है, ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन यहां पर दी जाती है और मानव शरीर जो है, इसकी विभिन्न कोशिका जो है, ये क्या देती है इसको, कार्बन डाइऑक्साइड दी जा रही है। यहां पर हम अगर इसको और विस्तार से लिखें तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि इसके पास ऑक्सीजन, यहां पर हम ऑक्सीजन लिख सकते हैं और यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर हम कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकते हैं। प्रमुख रूप से प्रोसेस जो चल रही है वो ये चल रही है, प्रमुख रूप से जो प्रोसेस चल रही है वो ये चल रही है कि एक तरफ वातावरण है, एक तरफ कोशिका है, और इनके बीच में आदान प्रदान जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो रहा है। इस प्रोसेस के बीच में, इस प्रोसेस के बीच में, या फिर ये तो एक प्रमुख प्रमुख घटना हो रही है। अब इसको काम करने के लिए या फिर ये कार्य करने के लिए यहां पर कुछ बीच में अंग आ जाते हैं। अब ये अंग कौन से हैं ये भी आप देख लीजिए, या फिर किस तरह से आप जानते हैं, हालांकि हम क्योंकि पढ़ के आए हैं परिसंचरण तंत्र। यहां पर एक अंग आएगा लंग्स, यहां पर लंग्स या फिर फेफड़े, या फिर आप इसको बड़ा बड़ा क्या मान लीजिए, श्वसन तंत्र। और यहां पर आएगा हृदय, यहां पर हृदय आ जाएगा। तो काम तो यही हो रहा है, लेकिन अब ये काम कैसे हो रहा है ये आप यहां पर थोड़ा देखिए कि अब प्रोसेस तो क्या है भी, अल्टीमेटली वातावरण या फिर इन्वायरमेंट, एक तरफ इन्वायरमेंट है और एक तरफ आपके शरीर की विभिन्न कोशिकाएं हैं, इन दोनों के बीच में आदान प्रदान हो रहा है। लेकिन ये आदान प्रदान चल कैसे रहा है ये आपने देखना है कि कोशिका जो है, इसने क्या किया, कोशिका ने क्या किया, हृदय को क्या भेजा, हृदय को क्या भेजा, या फिर हम इसको ऊपर की तरफ बना सकते हैं, इसको हम ऊपर की तरफ बना सकते हैं ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी रहे। इसको क्या भेजा, कार्बन डाइऑक्साइड। हृदय ने कार्बन डाइऑक्साइड किसको दी, फेफड़ों को, और आपने सांस लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में निकाल दिया। और जब आपने वापस सांस ली तो आपने ग्रहण क्या किया, आपने ऑक्सीजन ग्रहण किया, और ऑक्सीजन को आपने कहां तक पहुंचाया, हृदय तक। हृदय ने ये किसको पहुंचाया, कोशिका को पहुंचाया, कोशिका को पहुंचा दिया। ये दो काम। अब इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि हम परिसंचरण जो कर रहे थे वो भी दो प्रकार का था, वो भी दो प्रकार का था, और हम जो श्वसन कर रहे हैं ये भी कितने प्रकार का है, दो। बड़ी बड़ी बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, क्योंकि अल्टीमेटली हो कहां कहां रहा है, एक बार यहां पर गैसों का आदान प्रदान हो रहा है और एक बार गैसों का आदान प्रदान यहां हो रहा है। एक परिसंचरण इन दोनों के बीच हो रहा है और एक परिसंचरण इन दोनों के बीच हो रहा है। ये बड़ा बड़ा डायग्राम आप ध्यान रखना है, बड़ा काम आएगा आपके।
आपको चीजें कभी उलझने नहीं देगा। ये बड़ी बड़ी अगर ये तस्वीर याद है आपको कि इस तरह से हमारे शरीर के अंदर काम जो है वो चल रहा है। आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ पर और क्या क्या बातें हो रही है उनके बारे में हम देखते हैं। श्वसन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीव गैस खासकर ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान अपनी कोशिकाओं व वातावरण के बीच करता है। यानी कि सेल और एनवायरनमेंट के बीच जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वो क्या है, रेस्पिरेशन है। श्वसन तंत्र का अध्ययन, कई अध्ययन अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं और उनको याद रखना है आपने। हमने एनाटॉमी संरचना से शुरू किया, फिर हमने फिजियोलॉजी पढ़ा जो कार्य प्रणाली का अध्ययन है कि कार्य हो कैसे रहा है शरीर के अंदर, विभिन्न अंग जो है वो कैसे कार्य कर रहे हैं। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी जो इस बात का अध्ययन है कि व्यायाम के अल्पकालीन और दीर्घकालीन यानी कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो है, प्रभाव जो है वो शरीर के विभिन्न अंगों की संरचना पर, स्ट्रक्चर पर और उनके फंक्शंस पर या फिर कार्य करने की क्षमता पर क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमने साइटोलॉजी पढ़ा, साइटोलॉजी जो कि लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका मतलब है कोशिका का अध्ययन। उसके बाद हमने उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी पढ़ा। उसके बाद हमने ऑस्टियोलॉजी पढ़ा जो अस्थियों का अध्ययन है। अस्थियों का अध्ययन पढ़ने के बाद जोड़ों का अध्ययन ऑर्थोलॉजी पढ़ा। ऑर्थोलॉजी पढ़ने के बाद हमने हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी पढ़ा। कार्डियोलॉजी पढ़ने के बाद हमने एंजियोलॉजी पढ़ा जो परिसंचरण का अध्ययन है और इसके साथ हमने एक रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी भी पढ़ा है। और अब हम एक नया नाम यहां पर पढ़ रहे हैं, पुल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी या फिर पुल्मोनोलॉजी, ये किसका अध्ययन है। आप पुल्मोनरी बार बार पढ़ते हुए रहे हैं। पुल्मोनरी किसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके फेफड़ों के लिए, आपके फेफड़ों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब दो नाम यहां पर और देखिए भाई, यहां पर दो नाम और देखिए। एक नाम तो है कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम, कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम। और दूसरा जो नाम है कार्डियो रेस्पिरेटरी, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। दो नाम यहां पर, कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये आपने ध्यान रखना है। यहां पर ये आपके सिलेबस में बार बार नाम आएंगे। कार्डियो का तो मतलब है हृदय, कार्डियो का सीधा सीधा मतलब हृदय। वेस्कुलर का मतलब है कि जो भी हृदय के साथ जितने भी नाड़ी तंत्र हैं, रक्त वाहिकाएं हैं, वो सारे के सारे वेस्कुलर के अंदर आ जाएंगे। तो इसको मैं रक्त वाहिकाएं लिख देता हूं, रक्त वाहिकाएं। अब कार्डियोवैस्कुलर के अंदर तो आपका पूरा परिसंचरण तंत्र कार्डियोवैस्कुलर तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये भाई पिछली क्लास में मिस हो गई थी जानकारी, यहां पर नोट कर लेना। कार्डियो का मतलब यहां पर क्या होगा, हृदय। यहां पर क्या मतलब है, हृदय। रेस्पिरेटरी का मतलब क्या है, श्वसन, श्वसन। अब ये दोनों नाम क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि कार्डियोवैस्कुलर को तो आप किस नाम से, अन्य नाम से जान सकते हैं, इसको आप इस नाम से भी जान सकते हैं, आपने ध्यान रखना है। इसको आप परिसंचरण, परिसंचरण तंत्र या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के रूप में भी जानते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के रूप में जानते हैं। और कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम ये कहलाता है कि जब हम बात करें एरोबिक व्यायाम की बात करते हैं, दो तरह के व्यायाम प्रमुख रूप से एरोबिक एनरोबिक आप पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में आएंगे। उसके अंदर जो एनारोबिक व्यायाम है वो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के अंदर जब ऊर्जा बनती है तो वहां पर होते हैं। और एरोबिक व्यायाम जो है वो तब होते हैं, फिर वो उनके अंदर जो ऊर्जा इस्तेमाल होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनती है, फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनती है। यानी कि ऊर्जा जो बनती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनती है। और अभी हमने उस डायग्राम से देखा कि ऑक्सीजन को, यानी कि हम वातावरण से लेंगे ऑक्सीजन, तो वातावरण से फेफड़ों में जाएगी, फेफड़ों से हृदय में जाएगी और हृदय से मांसपेशियों में जाएगी काम करने के लिए। तो मांसपेशियां दौड़ रही हैं, मांसपेशियां कोई गतिविधि कर रही हैं, उस गतिविधि के लिए ऊर्जा या फिर ऑक्सीजन कहां से जा रही है, आपके लंग्स और हृदय से होती हुई जा रही है। तो उन दोनों को एक साथ कि एरोबिक व्यायाम के लिए कौन जिम्मेदार है या फिर कौन उनको सक्षम कर पाता है, तो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं कि भाई परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का साथ में नाम ले लेते हैं तो हम कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम इसको कह देते हैं। यानी कि एरोबिक व्यायाम जो है वो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर टिके हैं। तो ये कुछ शब्द हैं कि जो आपके फिजिकल एजुकेशन के अंदर बार बार आ रहे हैं, तो इनको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। परिसंचरण तंत्र को ही हम क्या कहेंगे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहेंगे, और कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम हम परिसंचरण तंत्र प्लस रेस्पिरेटरी या फिर श्वसन तंत्र को कहेंगे। ये दोनों नाम आपने ध्यान रखने। यहां पर आप
अलग अलग नाम देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। श्वसन तंत्र का अध्ययन क्या कहला है? पुल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी कहला रहा है सामान्य श्वसन दर 14 से 18। सामान्य श्वसन दर 14 से 18। हमने परिसंचरण तंत्र के अंदर बात की थी कि जब तक आप एक हृदय गति, आपका हृदय जो है वो एक गति करता है, या फिर आप एक सांस लेते हैं, एक बार जब आप श्वसन करते हैं, उतने में एक बार श्वसन करने के समय के अंदर आप 4 बार क्या कर लेते हैं? हृदय जो है वो गति कर लेता है, हृदय गति कर लेता है, या फिर 4 बार आपका हृदय जो धड़क जाता है जब तक आप एक श्वसन करते हैं। ये जानकारी भी ध्यान रखना। तो हम 14 से लेकर 18 श्वसन कर रहे हैं, 14 से लेकर 18 बार हम 1 मिनट के अंदर सांस ले रहे हैं और हृदय 72 बार धड़क रहा है। ये छोटी छोटी जानकारी है, ये छोटी छोटी जानकारी है जो आपने ध्यान रखनी है, जो आपने ध्यान रखनी है। इसी तरह से नवजात शिशु के अंदर 44 बार आपका हृदय जो है वो धड़क रहा है, 44 बार आपका हृदय धड़क रहा है। ये भी जानकारी आपने ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम सिर्फ परिचय की बात कर रहे हैं, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें यहां तक समझ में आ रही है। अभी तक जो बातें की है भाई, मैं बड़ी बड़ी आपको बता देता हूं कि क्या क्या बातें अभी तक हुई है। पहला कि हम श्वसन तंत्र को पढ़ने वाले हैं। श्वसन तंत्र जिसका मेन हीरो, जिसका मुख्य किरदार कौन है? फेफड़े हैं। जिसका मुख्य किरदार कौन है? फेफड़े हैं। जिस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर प्रमुख किरदार कौन था? हृदय था। यहां पर आपके प्रमुख किरदार कौन रहने वाले हैं? फेफड़े रहने वाले हैं। फेफड़े इसका मुख्य किरदार है और इसको कहा क्या जाएगा? पुल्मोनोलॉजी कहा जाएगा। ये नाम आपने ध्यान रखना, पुल्मोनोलॉजी कहा जाएगा। दूसरी बात, इसका प्रमुख काम क्या है? गैसों का आदान प्रदान है। गैसों का आदान प्रदान करना, और गैस कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इन दोनों का आदान प्रदान करना इसका प्रमुख कार्य है। एक बात हमने यहां पर और देखी कि इसको, एक बात हमने इसके अंदर और देखी कि जो श्वसन तंत्र है उसके अंदर आप सांस कितनी बार लेंगे? लगभग आप 14 से 18 बार कह सकते हैं। 14 से 18 बार आप सांस लेते हैं, और सांसों का और हृदय गति का 1/4 का रेशो रहता है, अनुपात रहता है कि जब तक आप एक बार सांस लेते हैं तो आपका हृदय जो है वो 4 बार गति कर लेता है, या फिर 4 बार हृदय जो आपका धड़क जाता है। ये बात भी हमने देखी। कुछ 2 नए नाम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो परिसंचरण तंत्र का नया नाम है, और एक हमने देखा कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो एरोबिक सिस्टम के अंदर जो शब्द यूज होता है। अब हमने अभी देखा है हालांकि कि मानव में 2 प्रकार के श्वसन पाए जाते हैं। 2 प्रकार के परिसंचरण भी है, एक पुल्मोनरी परिसंचरण और एक सिस्टमिक परिसंचरण है। सिस्टमिक जो है वो कहाँ किसके बीच हो रहा है? रक्त के बीच में और कोशिका स्तर पे हो रहा है, और जो पुल्मोनरी है वो रक्त और हृदय के बीच में हो रहा है। सेम उसी तरह से आप यहां भी देखेंगे। एक तो है बाहरी श्वसन और एक है अंदरूनी श्वसन। अब जब बाहरी श्वसन आता है तो बच्चे यहां पर गलती क्या करते हैं? बाहरी श्वसन नाक के बीच में और वातावरण के बीच में समझते हैं। ऐसा नहीं है। बाहरी श्वसन कहां होगा? फेफड़ों और रक्त के मध्य आदान प्रदान हो रहा है गैसों का। ये किसके मध्य हो रहा है? फेफड़ों व रक्त के मध्य हो रहा है। और इंटरनल अंदरूनी रेस्पिरेशन है, ये किसके मध्य हो रहा है? रक्त और कोशिका के मध्य हो रहा है। रक्त और कोशिका के मध्य हो रहा है, ये आपने ध्यान रखना है। अब यहां पर डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है भाई, डायग्राम में ये आप मान लीजिए कि ये तो 1 नंबर है और ये कितने नंबर है? 2। यहां पर आदान प्रदान जो हो रहा है वो एल्वियोल्स के मध्य हो रहा है। एल्वियोल्स के, ये किसके मध्य हो रहा है? एल्वियोल्स के मध्य हो रहा है। ये एल्वियोल के मध्य हो रहा है, और ये कहां हो रहा है? कैपिलरी लेवल पे हो रहा है। ये कैपिलरी लेवल पे हो रहा है। और दोनों के अंदर कॉमन कौन है? रक्त कॉमन है। यानी कि दोनों के अंदर माध्यम कौन बन रहा है? रक्त बन रहा है। एक बार तो रक्त एल्वियोल से ऑक्सीजन लेता है, और दूसरी बार ये जाकर कैपिलरीज को ऑक्सीजन दे देता है। यानी कि पूरी जो कड़ी है उसके अंदर आपने ध्यान रखना है, पूरी कड़ी को आपने ध्यान रखना है कि इस तरफ फेफड़े हैं, इस तरफ फेफड़े हैं, यहां पर हृदय है, तो यहां पर अंग है, शरीर के विभिन्न अंग यहां पर, और यहां पर कौन है? हृदय है, और यहां पर कौन है? फेफड़े। हृदय को आप एक बार ऐसा मान लीजिए कि भाई ये क्या काम कर रहे हैं? सिर्फ पंप करने का काम कर रहा है, तो इसका तो हृदय रुकने का और वो कोई ऐसा कोई बड़ा इसका रोल नहीं है, सिर्फ पंप कर रहा है। एक्सचेंज बेसिकली जो हो रहा है वो एक्सचेंज किसके मध्य हो रहा है? फेफड़ों के मध्य और अंग के मध्य। फेफड़ों के पास क्या है? ऑक्सीजन है। फेफड़ों के पास क्या? ऑक्सीजन है। अंगों के पास क्या है? CO2 है। तो ये CO2 जब यहां से भेज रहा है और ये ऑक्सीजन यहां से भेज रहा है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि भाई पूरा का पूरा फेफड़ा, की मान लीजिए कि आपके घर पे कोई जाएगा तो घर सामने थोड़ी जाता है, घर से कोई एक सदस्य जाएगा सामने रिसीव करने के लिए।
उसी तरह से पूरे के पूरे फेफड़े तो उसको रिसीव नहीं करेंगे। फेफड़ों का कोई एक अंग, कोई एक यूनिट, कोई एक भाग जो है वहां पर ये आदान प्रदान होगा। इसी तरह से जो अंग है वहां भी किसी ना किसी एक हिस्से के अंदर आदान प्रदान होगा। तो यहां पर हम आगे जाके पढ़ेंगे एल्वियोल्स नाम से, एल्वियोल नाम से, एल्वियोली या फिर एल्वियोल नाम से एक यूनिट है जिसको कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। और यहां पर एल्वियोल्स के अंदर क्या होता है, एक्सचेंज होगा। एल्वियोल्स के अंदर एक एक्सचेंज तो यहां हो रहा है और दूसरा एक्सचेंज कहां हो रहा है, यहां हो रहा है। और ये हमने पहले भी देखा है, कैपिलरी, कैपिलरी जो रक्त वाहिकाओं का बिल्कुल अंतिम छोर है, वहां पर ये आदान प्रदान हो रहा है। तो ये आदान प्रदान जो है इसको तो हम क्या कहेंगे, इसको तो हम किस नाम से जानते हैं, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल या फिर बाहरी। और इसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल, इसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल। ये आपने ध्यान रखना भाई, ये आपने इतनी तस्वीर एक और ध्यान रखनी है कि इनका जो रेस्पिरेशन हो रहा है, जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो किस किस तरह से हो रहा है, ये आपने यहां पर ध्यान रखना है। कि पहला एक रेस्पिरेशन एक्सटर्नल, बाहरी रेस्पिरेशन जो है वो तो फेफड़ों के मध्य है, रक्त यहां पर बीच में, ये सारा का सारा आने जाने का काम कर कौन रहा है, रक्त कर रहा है। ये सारा का सारा काम कर कौन रहा है, रक्त कर रहा है। तो रक्त एक तो यहां पर एल्वियोल से ऑक्सीजन को उठाएगा और उठाने के बाद ऑक्सीजन यहां पर लेके आएगा कैपिलरी के माध्यम से, और यहां से पुनः कार्बन डाइऑक्साइड ले आएगा। इसको इंटरनल भी कहा जाएगा और एक इसको उत्तक या फिर टिश्यू रेस्पिरेशन भी कहते हैं, टिश्यू रेस्पिरेशन, इसको टिश्यू रेस्पिरेशन भी कहते हैं, फिर उत्तक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। यानी कि किसी उत्तक के पास जाएगा, उत्तक की ही कोशिकाओं के साथ क्या हो रहा है, एक्सचेंज जो है वो हो रहा है। अब यहां पर जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाहरी श्वसन, गैसों का आदान प्रदान हो रहा है फेफड़ों और रक्त के मध्य। यानी कि स्थान कहां पर है, आपके फेफड़ों में, एल्वियोल्स में, एल्वियोल्स के अंदर ये आदान प्रदान हो रहा है। और इंटरनल रेस्पिरेशन, अंदरूनी श्वसन जो है वो रक्त और कोशिका के मध्य हो रहा है, CO2 ऑक्सीजन का आदान प्रदान कोशिका स्तर के ऊपर हो रहा है। यहां पर मुख्य किसके माध्यम से होगा या फिर कौन बीच में आएगा, कैपिलरीज आएंगी, कैपिलरीज आएंगी। कैपिलरीज हैं क्या, बड़ी जो रक्त वाहिकाएं या फिर बड़ी जो धमनियां है, ऐसा एक छोर है जहां पर धमनियां और शिरा आपस में आके मिलते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, कैपिलरीज कहा जाता है, उसी क्या कहा जाता है, कैपिलरीज कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है कि आपको की जो बात बताई जा रही है, जो बात आपको बताई जा रही है अभी तक बिल्कुल एकदम बेसिक बेसिक बातें हुई है। समझ में आ रहा है क्या भाई, एक बार थम्स अप कर दीजिए। क्या आपको चीजें समझ में आ रही हैं, जितनी भी चीज बताई है कि अंदरूनी रेस्पिरेशन और बाहरी रेस्पिरेशन। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़िए। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम अब कुछ अंगों के बारे में, अब हम एनाटॉमी देखने वाले। अभी तक तो हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आप पढ़ेंगे क्या क्या होता है, कितने प्रकार के जो रेस्पिरेशन है वो होते हैं, अंदरूनी बाहरी, और वहां पर कर कौन रहा है उनको, एक तरफ एल्वियोल्स है, एक तरफ कैपिलरीज है। अब हम एक एक करके इन अंगों के बारे में अध्ययन करते हैं, एक एक करके इन अंगों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर कई अंग आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए नोज, नोज के बाद आप यहाँ पर फेरेंक्स को देखेंगे, फेरेंक्स के बाद आप यहाँ पर ट्रैकिया को देख रहे हैं, बीच में एक लैरिंक्स नाम से आपके जो वॉइस बॉक्स है वो भी आएगा। उसके बाद आप ब्रोंकियस, ब्रोंकियोलिस, उसके बाद एल्वियोल, एल्वियोली, इन सबको आप देख रहे हैं, इनको सबको आप देख रहे हैं। इनके बारे में एक एक करके अध्ययन करते हैं और कहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं वो भी हम देखते हैं। तो हिंदी में भी फोटो लगी हुई है और इंग्लिश की फोटो भी हमारे पास यहाँ पर लगी हुई है, दोनों की दोनों फोटोज हमारे पास यहाँ पर लगी हुई है। सबसे पहले देखते हैं नाक व नेसल कैविटी। नाक के दो भाग हैं, नाक के दो भाग हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। यानी कि नाक खुद जो अपने आप में दो भाग में बटा हुआ, और एक आपने और ध्यान रखना है, दाएं भाग में बटा हुआ है जो धूल के कणों को रोकने का कार्य करता है। सुगंध के लिए संवेगी अंग, सेंसरी ऑर्गन, कार्टिलेज से बाहर का भाग बना हुआ है। एक बात आपको यहां पर और ध्यान रखनी है कि ये, इसके बारे में ये ध्यान भी रखना है, वैसे तो देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे अंग अंदर पाए जा रहे हैं, तो ये श्वसन तंत्र का एकमात्र बाहरी भाग है, श्वसन तंत्र का एकमात्र बाहरी भाग, एकमात्र बाहरी भाग आपका नाक है। आपका नाक जो है वो एकमात्र बाहरी भाग है, बाकी सारे के सारे इसके ऑर्गन्स, सारे के सारे इसके अंग अंदर पाए जा रहे हैं। नाक के प्रमुख काम क्या है, यहां पर वैसे तो लिखा हुआ है कि एक तो
धूल के कणों को नाक के अंदर, आपकी जो नाक के अंदर की जो संरचना है उसके अंदर बाल पाए जाएंगे, यानी कि छोटे छोटे बाल होंगे। और इसके अलावा नाक की जो अंदर की सरफेस है वो म्यूकस कैविटी से बनी होगी, म्यूकस कैविटी से बनी होगी, म्यूकस मेम्ब्रेन से बनी होगी, सॉरी, म्यूकस मेम्ब्रेन से बनी होगी। और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो एक आप कह सकते हैं कि तरल भाग की तरह है। और नाक जो है आपका हमेशा अंदर से थोड़ा सा लिक्विड रहेगा, थोड़ा सा अंदर से गीला रहेगा। उसके पीछे वजह क्या है कि जब भी आप सांस लेंगे तो हवा जो है, जो आप ग्रहण कर रहे हैं, हवा जो आप सांस के साथ ले रहे हैं, वो कभी कभी सूखी हो सकती है। कि गर्मियों के दिनों में जब आप हवा ले रहे हैं तो हो सकता है कि वो बहुत सूखी है, उसमें नमी नहीं है। तो जब सूखी हवा अंदर जाएगी तो वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को थोड़ा खराब कर सकती है। या हवा बहुत ज़्यादा गर्म है और ठंड के दिनों में अगर आप सांस ले रहे हैं खुले वातावरण में, तो वो जो हवा आप ग्रहण कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडी है, इसलिए यहाँ पर रक्त वाहिकाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। और इसी वजह से, और काम उनका प्रमुख क्या है कि या तो जो आप हवा ले रहे हैं उसमें थोड़ी नमी भर देना, उसको थोड़ा गर्म कर देना, उसमें धूल के जो कण हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, उनको यहाँ पे नाक के अंदर ही छान लिया जाता है या फिर नाक के अंदर ही उनको हटा दिया जाता है। उसके बाद जब हवा को अंदर लेके जाया जाता है तो हवा जो है वो हमें नुकसान ना पहुंचाए या फिर आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको नुकसान ना पहुंचाए, इस तरह का काम नाक के द्वारा खास तौर पर किया जाता है। और एक ये गंध लेने के लिए, स्मेल लेने के लिए एक सेंसरी ऑर्गन का काम भी करता है। आपके 5 सेंसरी ऑर्गन है, 5 सेंसेस है, जिनके माध्यम से आप दुनिया के संपर्क में या फिर जो भौतिक संसार आप देख रहे हैं इसके संपर्क में आप आते हैं। इनमें से एक नोज भी है, नाक भी है, जो स्मेल लेने के काम आपके आता है। दूसरा फेनिक्स या फिर ग्रैसनी, 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी नली है, मुख गुहा व स्वर यंत्र के पीछे स्थित है, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का भाग है, यह आहार व वायु दोनों का मार्ग है, 3 भागों विभक्त है, नासा ग्रहस्नी, मुख ग्रहस्नी और स्वर यंत्र ग्रहस्नी। ग्रहस्नी कौन सा भाग है यहाँ पर आप तस्वीर के अंदर देख सकते हैं भाई। ये तो आपका यहाँ पर जो आप फोटो देख रहे हैं, यहाँ जो आप फोटो देख रहे हैं ये तो है नोज का हिस्सा, और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये हिस्सा किसका है, फेरेंक्स या फिर ग्रहस्नी का हिस्सा है। फेरेंक्स या फिर इंग्लिश के जो विद्यार्थी हैं वो फेरेंक्स, यहाँ पर नाम जो है वो फेरेंक्स, फेरेंक्स, फेरेंक्स या फिर ग्रैसनी 12 से 14 सेंटीमीटर लंबाई का ये एक हिस्सा रहेगा। और प्रमुख रूप से इसका काम क्या होगा कि सांस को और खाने के लिए रास्ता ये बनेगा, यानी कि दोनों श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों का ये अंग बनता है। ज़्यादा इसमें इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, नासा मार्ग, क्षेत्र मार्ग, और यहाँ पर आप ग्रैसनी जो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। 2 भाग के बाद तीसरा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैरिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नोज बाहरी भाग है, सेंसरी ऑर्गन है, और धूल के कणों को छानने का प्रयास करेगा, बैक्टीरिया और वायरस से हमें बचाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ग्रैसनी के बारे में कोई ऐसी खास जानकारी है नहीं जो आप ध्यान रखने योग्य हो। हाँ, ये आप श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों के अंदर पढ़ते हैं, क्योंकि भाई उनके जो हवा है या फिर खाना है दोनों इससे गुजरते हैं, तो यहाँ पर पढ़ना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसी कोई खास बात है नहीं। फिर पढ़ते हैं लैरिंक्स या फिर स्वर यंत्र। अब लैरिंक्स से जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक, आज तक, वो यही पूछा गया कि वॉइस बॉक्स या फिर स्वर यंत्र किसको कहा जाता है। सिर्फ यही क्वेश्चन बार बार पूछते हैं इसके बारे में, वॉइस बॉक्स या फिर स्वर यंत्र किसे कहते हैं। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन आएगा कि वॉइस बॉक्स या फिर स्वर यंत्र किसे कहते हैं, और नीचे जो ऑप्शन लिखे होते हैं लैरिंक्स, फेरिंक्स, ट्रैकिया, और इस तरह के ऑप्शन लिखे हुए मिलते हैं आपको। इस तरह के ऑप्शन आपको लिखे हुए मिलते हैं। गले में उपस्थित कार्टिलेज से निर्मित है, कार्टिलेज, कार्टिलेज से निर्मित है। कार्टिलेज क्या है भाई, हड्डी जैसा मजबूती प्रदान करता है, लेकिन लचीला भाग है, लचीला भाग है। बोलने में सहायक व वायु नली की सुरक्षा करता है। एपिग्लोटस, इसके ऊपर एक एपिग्लोटस भी लगा हुआ है, एपिग्लोटस भी लगा हुआ है, जो यहाँ पर आप फोटो देख रहे हैं एपिग्लोटस, यहाँ पर ये जो फोटो देख रहे हैं आप, ये एपिग्लोटस की फोटो है। और एपिग्लोटस ढक्कन की भांति कार्य करता है, ढक्कन की भांति कार्य करता है। ये मान लीजिए कि ये क्या, ये हिस्सा आपका कौन सा है, ये यहाँ से आप, ये जो आप यहाँ पर हिस्सा देख रहे हैं ये सारा का सारा ग्रैसनी का हिस्सा है या फिर फेरिंक्स का हिस्सा है। ये फेरिंक्स से जब वायु इधर आएगी या फिर जब खाना खा रहे हैं तो ये एपिग्लोटस वाला ढक्कन है ना, ये देखिए यहाँ पर अभी तो क्या है, ये इस तरह के ढक्कन की भांति कार्य करेगा। अभी ये 2 रास्ते हैं, एक रास्ता तो ये कहाँ पर जा रहा है, फूड पाइप में जा रहा है, और ये रास्ता जो है वो कहाँ आ रहा है, आपकी विंड पाइप में आ रहा है, वायु नली में आ रहा है। तो जब आप भोजन करते हैं, जब आप भोजन करते हैं तो उस टाइम क्या किया जाता है, भोजन करते समय क्या किया जाता है, भोजन करते समय ये जो ढक्कन यहाँ पर खुला हुआ है ना, ये ढक्कन बंद हो जाता है यहाँ पर,
ये ढक्कन यहाँ गिरता है और ये इसका रास्ता जो है वो कवर कर लेगा, यानी कि इसको कवर कर लेगा ताकि आपका भोजन जो है वो यहाँ पर ना चला जाए, भोजन यहाँ पर ना चला जाए। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप खाना खाते समय बोले नहीं, खाना खाते समय आप बोलेंगे तो ये बोलने के लिए आपको ये स्वर यंत्र जो है वो खोलना पड़ेगा, तो यहाँ पर भोजन और ये रास्ते के अंदर उलट पुलट हो सकती है। तो ये जब ये एपिग्लोटस, ये जो ढक्कन की भांति कार्य कर रहा है ना, ये है एपिग्लोटस, एक ढक्कन ही है कि जब आप खाना खाते हैं तो ये वायु नली के ऊपर आ जाता है। और क्योंकि हम जानते हैं कि भाई फेरिंक्स है और यहाँ पर दोनों के रास्ते क्या है, कॉमन है, दोनों के रास्ते क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है और खासतौर पर ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा कौन सा है, ये हिस्सा कौन सा है, स्वर यंत्र का है। और स्वर यंत्र की बनावट देखें, थोराइड कार्टिलेज है और इसी के ऊपर ये दो ग्रंथियां भी लगी हुई है, थायराइड ग्रंथियां भी यहीं इसी के ऊपर लगी हुई है। तो आपको ध्यान रखना है, जो बात यहाँ पर बताई जा रही है कि वॉइस बॉक्स इसी को कहा जाता है, स्वर यंत्र इसी को कहा जाता है, और इसका नाम क्या है, लैरिंक्स। का नाम क्या है, लैरिंक्स इसका नाम है, लैरिंक्स इसका नाम है। बोलने में सहायक है, वायु नली की सुरक्षा करता है। एपिग्लोटस ढक्कन की भांति कार्य करता है, एपिग्लोटस ढक्कन की भांति कार्य करता है। जब हम खाना खाते हैं तो ये विंड पाइप को या फिर वायु नली को ढक देता है, वायु नली के ऊपर ढक्कन की भांति कार्य करता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एपिग्लोटस जो है वो थायराइड उपास्थि या फिर थायराइड कार्टिलेज को एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। यहाँ पर आप थायराइड एप्पल, जो थायराइड कार्टिलेज आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको एडम्स एप्पल भी कहा जाता है, एडम्स एप्पल, इसको एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। एडम्स एप्पल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या, एक तो वॉइस बॉक्स और एक एपिग्लोटस। एपिग्लोटस अपने ध्यान रखना है, जो ढक्कन की भांति कार्य कर रहा है, कहाँ पाया जा रहा है, आपके गले में पाया जा रहा है, गले में पाया जा रहा है, वो भी कार्टिलेज का ही बना हुआ है, वो भी कार्टिलेज का बना हुआ है, क्योंकि ये मूवमेंट हो रही है यहाँ पर लगातार, इसलिए इनको क्या बनाया, लचीला बनाया गया है। उसके बाद बात करते हैं ट्रैकिया की, उसके बाद बात करते हैं ट्रैकिया की। अभी तक हम कहाँ पर पहुंच चुके हैं भाई, यहाँ पर फोटो हमारे पास है, अभी तक हम कहां पर पहुंच चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला भाग जो हमने पढ़ा, सबसे पहला भाग हमने नोज या फिर नाक को पढ़ा। उसके बाद हमने ये जो हिस्सा है फेरिंक्स, फेरिंक्स को पढ़ा। उसके बाद यहां पर हमने लैरिंक्स को पढ़ा, ये आप लैरिंक्स भाग देख रहे हैं। उसके बाद फेरिंक्स के बाद हमने किसको पढ़ा, लैरिंक्स। फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ये तीनों पास पास हैं, ध्यान रखना है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको दिया जा सकता है कि भाई नाक से लेकर एल्वियोल तक का जो रास्ता है, उस रास्ते को आपको याद रखना है। सबसे पहले नाक आएगा, फिर फेरिंक्स, फिर लैरिंक्स, फिर ट्रैकिया। लैरिंक्स, फेरिंक्स, ट्रैकिया, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि नोज, फेरिंक्स, लैरिंक्स और फिर आएगा क्या, ट्रैकिया। यहां पर आप देख रहे हैं भाई, यहाँ पर आप, ये फोटो थोड़ी सी बड़ी है तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक बार दर्शा देता हूँ। ये फोटो थोड़ी सी बड़ी है तो यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए कि एपिग्लोटस के नीचे यहाँ का जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, जो आपको छोटे छोटे ये सी के छल्ले यहाँ पर बने हुए दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए सी के छल्ले, सी की आकृति के अंदर आपको जो छल्ले बने हुए दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ट्रैकिया है। ये क्या है, ट्रैकिया है। ट्रैकिया है फिर श्वास प्रणाली, जिसको श्वास नली या फिर विंड पाइप भी कहा जाता है, जिसको श्वास नली या फिर विंड पाइप भी कहा जाता है। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई है, 16 से 20 कार्टिलेज के सी आकार के छल्ले हैं। अब संख्या आप ध्यान रखो ना रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात जो ध्यान आपको रखनी है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो बात क्या है, एक तो इसको विंड पाइप कहते हैं, इंग्लिश के नाम ज्यादा याद रखना भाई, विंड पाइप और वॉइस बॉक्स, ये दोनों नाम याद रखना, विंड पाइप और वॉइस बॉक्स। 16 से 20 कार्टिलेज के सी आकार के छल्ले हैं, ये सी की आकृति ध्यान रखना, ये 16 से 20 ध्यान रहे ना रहे कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन सी आकार के छल्ले ध्यान रखना, से ढकी होती है, जो 5वीं थोरैसिक वर्टिब्रा से 2 शाखाओं में बट जाती है, जिसे ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई या फिर स्वशनिका कहते हैं। स्वर यंत्र से फेफड़े के बीच में मौजूद है। अब एक बार यहां पर आप देख लीजिए, और अगर आप ये क्रम बनाए यहां पर अगर पहला हिस्सा आप नोज को रखें, पहला हिस्सा नोज को या फिर नाक को रखें, तो इसको आप क्या कहेंगे भाई, ये बाहरी, बाहरी भाग है, ये क्या है, बाहरी भाग है। अगला भाग आप यहां पर फेरिंक्स का रखें, फेरिंक्स को रखें यहां पे अगला भाग। तो फेरिंक्स के बारे में क्या कहेंगे कि ये 3 भागों, यानी कि ये श्वसन तंत्र, श्वसन व पाचन दोनों का भाग है, श्वसन और पाचन दोनों का भाग है।
अगला भाग आप यहां पर रखें लैरिंग्स का, अगला भाग लैरिंग्स का रखें। लैरिंग्स को आप क्या कहेंगे? वॉइस बॉक्स। इसको आप क्या कहेंगे? वॉइस बॉक्स कहेंगे। अगला भाग आप यहां पर क्या रखेंगे? ट्रैकिया का। ट्रैकिया, ट्रैकिया को आप क्या कहेंगे? विंड पाइप। इसको आप क्या कहेंगे? विंड पाइप कहेंगे। तो चार भाग हमने पढ़े हैं, ट्रैकिया, लैरिंग्स और लैरिंग्स, ट्रैकिया और फेरिंग्स। फेरिंग्स को आप क्या कहेंगे? दोनों का भाग कहेंगे। और लैरिंग्स को आप वॉइस बॉक्स कहेंगे। और ट्रैकिया को आप क्या कहेंगे? ट्रैकिया को आप कहेंगे विंड पाइप। ट्रैकिया को आप क्या कहेंगे? विंड पाइप। तीनों के तीनों आपको ध्यान रखने हैं, यहां से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और इनका क्रम ध्यान रखना है। नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। इंग्लिश के नाम ध्यान रखने हैं। नाक जो है वो बाहरी भाग है, फेरिंग्स जो है वो पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का भाग है। उसके बाद उसके बाद आएगा लैरिंग्स, लैरिंग्स स्वर यंत्र, वॉइस बॉक्स है। और बात करें ट्रैकिया की, ट्रैकिया सी आकार के कार्टिलेज से बना हुआ है। और दूसरी बात, इसको विंड पाइप या फिर श्वास नली कहा जाता है, वायु नली इसको कहा जाता है, वायु नली इसको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब इसकी फोटोज देखते हैं हम। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर आप देखिए, इस फोटो को आप थोड़ा सा देखिए। यहां से ऊपर के जो भाग है, यहां पर क्या रहेगा? लैरिंग्स। ये भाग तो क्या है? लैरिंग्स है। ये क्या है? लैरिंग्स। इसको क्या कहेंगे? लैरिंग्स। और ये भाग जो आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर सी आकार के छल्ले आप देख रहे हैं बार बार, यहाँ बीच की जो संरचना देख रहे हैं, ये सारा का सारा भाग यहां से शुरू होने के बाद यहां तक का भाग क्या कहलाएगा? ट्रैकिया कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ट्रैकिया कहलाएगा। और इसके अंदर भी आपको जो ध्यान रखना है कि सी आकार के कार्टिलेज के छल्ले हैं। आकृति कैसी है? सी। अब ये सी ही क्यों है? ये इसको पूरा का पूरा कवर क्यों नहीं किया गया? एक तो ये इसलिए सी बनाए गए हैं कि ताकि आप उठते बैठते चलते गिरते टेढ़े मेढ़े हो रहे हो तो ये कुछ इस तरह की संरचना है कि जो आपके सिंक में लगी होती है, एक ऐसे पाइप जो फोल्ड हो जाती है, जो फ्लेक्सिबल बहुत होती है, जो टूटती नहीं है, वैसी कुछ संरचना इसके अंदर बनी होती है, जो ये क्या करती है कि बाई चांस आपके उठते बैठते गिरते कैसी भी संरचना हो, तो ये कार्टिलेज इसलिए लगाई है, हड्डी इसलिए नहीं लगाई है कि आपको मजबूती प्रदान कर सके, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान कर दे, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान कर दे और मजबूती प्रदान कर दे, इसलिए कार्टिलेज के छल्ले बनाए। और सी आकृति इसलिए रखी है। ये तो क्या है? विंड पाइप। आगे की तरफ तो क्या है? विंड पाइप है या फिर वायु नली है। लेकिन इसके पीछे की तरफ आहार नली है, आहार नली या फिर फूड पाइप है। अब यहां पर अगर ये सी आकार का छल्ला पूरा ओ में बन जाता ना, तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, इसका लचीलापन क्या हो जाता? कम हो जाता, इसका लचीलापन कम हो जाता। इसलिए इसको पूरा का पूरा ढका नहीं, इसलिए इसको पूरा ढका नहीं, इसको सी आकार में बनाया गया ताकि फूड पाइप की फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर प्रभाव ना पड़े, उसके लचीलेपन के ऊपर प्रभाव नहीं पड़े। इसलिए इनकी आकृति, और दोनों आपस में जुड़ी हुई, आहार नली और फूड पाइप जुड़ी हुई, बीच में दीवार हालांकि जरूर है, दोनों का आपस में जो सामग्री है वो आपस में मिक्स नहीं होती, लेकिन दोनों की संरचना बिल्कुल इस तरह की, दोनों एक पास एक साथ लगी हुई है, दोनों एक साथ लगी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहां पर आने के बाद ये दो भाग में बट जा रही है, यहां पर आने के बाद ये दो भाग में बट जा रही है, जिसको श्वसनिका या फिर ब्रोंकियाई कहते हैं। दो भाग में ये बट जा रही है, तो ये अभी आपने ध्यान रखना है। अब आगे क्या पढ़ना है? ब्रोंकियाई या फिर श्वसनिका। यहां पर आने के बाद ये जो बंटवारे हो रहे हैं, यहां पर जो बंटवारे हो रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? ब्रोंकियाई श्वसनिका कहते हैं। ब्रोंकियाई दाएं व बाएं फेफड़ों में प्रवेश करती है, बाईं श्वसनिका व दाईं श्वसनिका वायु की मात्रा पर नियंत्रण, यानी कि एक लेफ्ट में जाएगी एक राइट में जाएगी, और बोलें क्या? लेफ्ट ब्रोंकियाई, राइट ब्रोंकियाई। और ये वायु की मात्रा पर नियंत्रण करती है कि फेफड़ों के अंदर कितनी मात्रा जो है वायु की वो जानी चाहिए। उसके बाद ब्रोंक्यूल्स, यहां पर जो बंटवारा हुआ है ना, यहां जो बंटवारा हुआ है वो आगे जाने के बाद और शाखाओं में यहां पर आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इस तरह से और शाखाओं में आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इनको क्या कहेंगे? ब्रोंक्यूल्स। इनको क्या कहेंगे? ब्रोंक्यूल्स कहेंगे। श्वसनिकाएं, ब्रोंकियाई या फिर श्वसनिका का फेफड़ों में प्रवेश के बाद विभिन्न शाखाओं में बंटना श्वसनिका या फिर ब्रोंक्यूल्स है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, कुछ ये जो पेड़ है, पेड़ यहां से आगे की तरफ बटा, और यहां बटने के बाद फिर ये और विभिन्न शाखाओं में बट रहा है, और विभिन्न शाखाओं में बट रहा है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि विभिन्न शाखाओं में जो बटना है। अब यहां पर ये जो हिस्सा है, ये तो क्या है? ट्रैकिया। ये हिस्सा जो है दो हिस्सों में बटा है, ये क्या है? ब्रोंकियाई
ये क्या है? ब्रोंकियाई जो लेफ्ट और राइट है, और ये क्या है? ब्रोंक्यूल्स। ये क्या है? ब्रोंक्यूल्स, जो आगे जाने के बाद और छोटे छोटे हिस्सों में बट जा रहे हैं। ये तो क्या होगा? लेफ्ट एंड राइट, दो भाग होंगे, ये कई भाग हो जाएंगे, ये भाग क्या जाएंगे? कई हो जाएंगे, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ब्रोंकियाई और ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकियाई दो है श्वसनिका, ब्रोंक्यूल्स आगे कई भागों में बट जा रहे हैं। अब यहां तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी है, एक बार दोबारा। सबसे पहले नाक, ये क्रम ध्यान कर लेना आपने। नाक, नोज, फिर फेरेंक्स, फेरेंक्स के बाद लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल्स। ये क्रम आपने ध्यान रखना है। नोज, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल्स। ये क्रम आपने ध्यान कर लेना है कि वायु वातावरण से जब प्रवेश होती है तो वो किस क्रम से आपके फेफड़ों पर जाकर या फिर कहां तक जाने के बाद वो उसका आदान प्रदान जो है वो हो रहा है। ये जानकारी भी आपने यहां पर ध्यान रखनी है, ये जानकारी भी आपने ध्यान यहां पर रखनी है। अगला भाग जो है एल्वियोली, एल्वियोली या फिर जिसको एल्वियोल्स कहते हैं, जिसको एल्वियोल्स या फिर एल्वियोली कहा जाता है। ये वो भाग है, यानी कि वायु कहां से चली? नाक से, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल्स और फिर एल्वियोली। इतना सफर तय करने के बाद वो अंतिम बिंदु आता है जहां पर वाकई में गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। फेफड़े आपके खूब बड़े हैं, लेकिन इन फेफड़ों के अंदर वाकई में कार्य कौन कर रहा है? यानी कि हमारा प्रमुख काम फेफड़ों का क्या है या फिर श्वसन तंत्र का क्या है? गैसों का आदान प्रदान करना। लेकिन ये आदान प्रदान कर कौन रहा है? एल्वियोली कर रहे हैं। कौन कर रहा है? एल्वियोली कर रहे हैं। तो एल्वियोली है, इसको क्या कहा जाता है? फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर श्वसन तंत्र की कार्यात्मक इकाई। प्रमुख जो काम है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, श्वसन तंत्र का, वो किसके द्वारा किया जा रहा है? एल्वियोली के द्वारा या फिर वायु कोशिकीय नालिकाएं या फिर वायु कोशिकाएं। लेकिन नाम आप एल्वियोली याद रखना भाई, इंग्लिश का नाम यहां पर याद रखना। कार्यात्मक इकाई जहां पर वायु का आदान प्रदान होता है। अंगूर के गुच्छे के समान की आकृति होती है, और यहां पर बात ये खत्म हुई। और ब्रोंकियाई या फिर श्वसनिका का अंतिम बिंदु है, ब्रोंकियाई या फिर श्वसनिका का अंतिम बिंदु है। यहां पर हमने क्या देखा भाई? ट्रैकिया है। ट्रैकिया के बाद यहां पर क्या लगेंगे? छोटे छोटे, इस तरह से मान लीजिए कि अंगूर के गुच्छे यहां पर लगे हुए हैं। ये जो भाग है, यहां पर छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे इस तरह से मान लीजिए कि लगे हुए हैं, और इन्हीं पे क्या हो रहा है? एल्वियोली, एल्वियोली जहां पर क्या हो रहा है? वाकई में गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। यहीं पर क्या हो रहा है? आदान प्रदान, आदान प्रदान हो रहा है। और ये क्या है? एल्वियोल्स है। यही क्या है? एल्वियोल्स है। यही क्या है? एल्वियोली है। इनके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं भाई। रक्त व फेफड़ों के मध्य CO2 व ऑक्सीजन का आदान प्रदान केंद्र है। यही क्या केंद्र है? अब यहां पर आपको थोड़ा सा और पूरा क्रम देखना है। नाक से वायु चली, फेरिंक्स पर आई, लैरिंक्स पर आई, ट्रैकिया में आई, ब्रोंकियाई में आई, ब्रोंक्यूल्स में आई, और यहां पर आने के बाद गैसों का एक्सचेंज हो गया। यहां पर ऑक्सीजन चली, और ऑक्सीजन चलने के बाद ऑक्सीजन ने यहां पर रक्त को ऑक्सीजन दे दी, और यहां से CO2 को लिया, और फिर इसी रास्ते वापस CO2 आई, और CO2 यहां पर आके वातावरण के अंदर आ चुकी है, वातावरण में आ गई। अब ये एक्सचेंज हो किस तरह से रहा है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां पर देखिए, एल्वियोली श्वसन तंत्र के वर्क होर्स है। वर्क होर्स यानी कि प्रमुख काम करने वाले, प्रमुख काम जो है वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है। इसको वर्क होर्स भी कहा जाता है। वर्क हॉर्स भी इनको कहा जाता है, या फिर फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है, वर्क हॉर्स भी कहा जाता है, कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। नाम सारे ध्यान रखना। लोगों के फेफड़ों में औसतन 480 मिलियन एल्वियोली होती हैं, जो ब्रोंकियल नालियों के अंत पर स्थित होती हैं। और ये संरचना, ये क्या है भाई? यहां पर जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? एल्वियोल। ये क्या है? ब्रोंक्यूल्स,
ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स का अंतिम भाग इस तरह की संरचना रहती है। यहाँ पर एक लाल रंग आप देख रहे हैं, एक नली आ रही लाल रंग की, और एक आप देख रहे हैं नीले रंग की। नीले रंग की तो यहाँ पर कौन है, नीले रंग की तो यहाँ पर कौन है, धमनी है। और लाल रंग की यहाँ पर कौन है, लाल रंग की यहाँ पर कौन है, शिरा है। यहाँ पर रक्त को इकट्ठा किया जाएगा और इकट्ठा करने के बाद पुनः हृदय के अंदर जाया जाएगा, पुनः हृदय की तरफ जाया जाएगा। यहाँ पर कैपिलरी देखिए किस तरह से काम हो रहा है। यहाँ पर एक जो एल्वियोल है इसी की तरफ इसी के इर्द गिर्द यहाँ पर घूमे, इसके अंदर क्या है, O2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर दे दिया, CO2 यहाँ पर दे दिया। ये यहाँ से जाने के बाद पुनः वातावरण को दे दिया जाएगा, और ये यहाँ से पुनः जाने के बाद किसको दे दिया जाएगा, कोशिका को दे दिया जाएगा, कोशिका को दे दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर गैस जो है वो एक्सचेंज हो रही है, इस तरह से यहाँ पर जो गैस है वो एक्सचेंज हो रही है। उसके बाद बात करते हैं फेफड़ों की या फिर लंग्स की। अंतिम हमारा ये एनाटॉमी के भाग के अंदर अंतिम हमारा सब प्रमुख, जिसके बारे में हम कह रहे थे कि इस तंत्र का सबसे बड़ा सबसे प्रमुख भाग है। दो स्पंजी, कैसे होंगे, मुलायम या फिर स्पंजी, लचीले कोन का आकार या फिर कोन शेप्ड। इनका आकार भी कैसा है, कोन शेप्ड है। इस तरह से आप आकृति देख रहे हैं तो ये भी आकृति कैसी है, कोन शेप्ड है, या फिर त्रिकोणीय आकृति इनकी भी है, त्रिकोणीय आकृति इनकी भी है। दायां फेफड़ा यानी कि राइट फेफड़ा जो है वो 630 ग्राम के, जिसमें 3 भाग या फिर 3 लोब्स है। इसमें कितने भाग है, 3। बायां फेफड़ा 560 ग्राम के, जिसमें 2 भाग है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे इनकी तस्वीरों को, फेफड़ों की तस्वीर को देखेंगे तो ये भाग थोड़ा छोटा है और ये भाग क्या है, बड़ा है। इसके छोटे होने के पीछे वजह क्या है कि यहां पर ये जो हिस्सा है, यहां पर क्या पाया जाएगा, हृदय पाया जाएगा। हृदय क्योंकि थोड़ा बाईं तरफ पाया जाता है, लेफ्ट साइड में है, तो ये थोड़ा हिस्सा किसका रख लेगा, फेफड़ों का हिस्सा रख लेगा। तो ये भाग जो है वो क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा, छोटा रहेगा। ये भाग क्या रहेगा, स्मॉल, और ये भाग क्या रहेगा, बिग रहेगा। यानी कि राइट साइड जो है, राइट साइड क्या है, थोड़ी बड़ी रहेगी, और लेफ्ट साइड जो है वो क्या रहेगी, थोड़ी छोटी रहेगी। दो फेफड़े हैं आपके पास, दो के अंदर लेफ्ट फेफड़ा जो है, बायां फेफड़ा जो है वो थोड़ा छोटा है, और राइट साइड दायां फेफड़ा जो है वो क्या है, थोड़ा बड़ा है। इसके अंदर 2 लोब्स हैं या फिर 2 भाग हैं इसमें आगे, और इसमें कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। इसमें कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। तो स्पंजी लचीले कोन के आकार के, कोन शेप्ड, कोन शेप्ड, ये भी कोन शेप्ड है। और हृदय, हृदय व फेफड़े दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों क्या भाई, कोन शेप्ड हैं। दायां फेफड़ा 630 ग्राम, जिसमें 3 भाग है, 3 लोब्स हैं। बायां फेफड़ा 560 ग्राम, जिसमें 2 लोब्स है। फेफड़े वक्षीय गुहा के अंदर, हृदय भी कहाँ रह रहा है, चेस्ट कैविटी के अंदर। वक्षीय गुहा के अंदर रह रहा है, और फेफड़े भी कहाँ रहते हैं, चेस्ट कैविटी के अंदर या फिर थोरेसिक कैविटी के अंदर रहते हैं। इनके पेशी कौन सी होती है, ये दोनों नाम याद रखने हैं आपने। अब हृदय तो खुद क्या है, मांसपेशी है। हृदय खुद के एक मस्कुलर ऑर्गन है, हृदय तो खुद ही एक मांसपेशी है, तो इसलिए उसको अपने काम करवाने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। हृदय खुद सारे के सारे काम अपने करता है। लेकिन फेफड़े जो है वो मांसपेशी नहीं है, फेफड़ों के साथ मांसपेशियां कुछ जुड़ी होती हैं, वो यहां पर काम कर रही हैं। इंटरकोस्टल पेशियां एक तो कौन सी, इंटरकोस्टल, और दूसरी यहां पर डायफ्राम। इंटरकोस्टल और डायफ्राम यहां पर पेशियां हैं। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको पता लगेगा भाई, यहां पर आप देखिए, आपको एक तो यहां पर ये भाग नजर आएगा, ये आपको पेशियां यहां पर जो लगी हुई नजर आ रही है, इंटरकोस्टल। इंटर का मतलब अंदर, कोस्टल यानी कि पसलियां। इंटरकोस्टल यानी कि पसलियों के अंदर, विभिन्न पसलियों के अंदर जो पेशियां हैं वो क्या होती हैं, इंटरकोस्टल। और ये कितनी पेशियां हैं, 11 पेशियां। 12 जोड़ी आपके क्या है, पसलियां हैं। इन सब के बीच में क्या पाई जा रही है, इंटरकोस्टल मसल पाई जा रही है। इंटर, और डायफ्राम जो है, डायफ्राम क्या है, ये जो आप भाग देख रहे हैं यहां पर, ये जो आप भाग देख रहे हैं यहां पर, ये जो भाग देख रहे हैं ये क्या है, डायफ्राम है। ये क्या है, डायफ्राम है। यहां पर आप यहां पर आपने देखिए इस आकृति के अंदर ये जो मांसपेशी पाई जा रही है इसको क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल, ये 2 मांसपेशी हैं जो श्वसन में काम आती हैं या फिर आपके फेफड़ों के साथ जुड़ी होती है, जो आपके सांस लेने में आपको मदद कर रही हैं, जो आपके सांस लेने में आपको मदद कर रही हैं, जो आपको सांस लेने में मदद कर रही हैं। तो आज की क्लास में भाई हम इतना अध्ययन करने वाले हैं, इतना अध्ययन करने वाले। यहां पर एक बात और देख लीजिए, साथ के साथ एक बात यहां पर और देख लीजिए, यहां पर साथ के साथ एक बात यहां पर और देख लीजिए। और वो बात क्या है कि यहां पर बाहरी भाग जो है, फिर ऊपर की जो परत है फेफड़ों के, उसको क्या कहते हैं, प्लूरा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, प्लूरा। हमने क्या देखा, पेरी
ओस्टियम, अस्थि की बाहरी भाग देखा, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम देखा, ये हृदय के बाहरी भाग है, ये अस्थि के बाहरी भाग, और ये पेशी का बाहरी भाग। और ये बाहरी भाग किसका है? फेफड़ों का बाहरी भाग क्या है? प्लूरा कहलाता है, प्लूरा कहलाता है। तो आज की क्लास में जो हमने अध्ययन किया है उसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, हमारा समय जो है लगभग हो चुका है। रिवाइज के अंदर क्या क्या बातें आप देख सकते हैं, रिवाइज के अंदर आप क्या क्या बातें देख सकते हैं भाई, रिवाइज के अंदर आपको क्या क्या बातें देखनी चाहिए वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहली बात तो श्वसन तंत्र, जिसका प्रमुख, इस तंत्र का प्रमुख काम क्या है? इस तंत्र का प्रमुख काम है गैसों का आदान प्रदान। बीच में हृदय भी आएगा, फेफड़े भी आएंगे, लेकिन अंततः ये जो आदान प्रदान है ये हो किसके मध्य रहा है? एक तरफ वातावरण है और एक तरफ आपकी कोशिका है, और इन दोनों के बीच में ओवरऑल आदान प्रदान इन दोनों के बीच में हो रहा है। हम वातावरण से ऑक्सीजन उठाते हैं और ये दे किसको रहे हैं? अपनी कोशिकाओं को दे रहे हैं, और कोशिकाओं से हम कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और ये वातावरण के अंदर छोड़ रहे हैं। इसके बीच में दो प्रकार का हम श्वसन कर रहे हैं और दो प्रकार का हम परिसंचरण कर रहे हैं, यानी कि वातावरण से लेकर आपके कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुंचाने और वहां से वापस CO2 को लाने के अंदर हम दो प्रकार का श्वसन कर पा रहे हैं और दो प्रकार का परिसंचरण हम कर ले रहे हैं। यहां से वातावरण से जब ऑक्सीजन आएगी तो वो सबसे पहले एल्वियोल्स के अंदर आएगी, एल्वियोली के अंदर आएगी। एल्वियोली से रक्त वो ऑक्सीजन को उठाएगा और वो कहां जाएगा? हृदय के अंदर जाएगा। हृदय से उसको कहां भेजा जाएगा? आपके शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक। कोशिकाओं से ऑक्सीजन CO2 ली जाएगी और वो कोशिकाओं यहाँ पर कैपिलरी लेवल पर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ली जाएगी और वो हृदय के पास आएगी, और हृदय इसको पुनः कहां पर पहुंचा देगा? फेफड़ों में पहुंचा देगा, एल्वियोल तक पहुंचाएगा, और एल्वियोल से फिर ये ट्रांसफर हो जाएगा। एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, रेस्पिरेशन आप 14 से 18 बार 1 मिनट के अंदर रेस्पिरेशन करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपके श्वसन और हृदय के मध्य 1/4 का अनुपात चलता है, यानी कि जब तक आप एक सांस लेते हैं आप 4 बार हृदय जो है आपका धड़क जाता है, 4 बार आपका हृदय जो है वो धड़क जाता है, ये भी बात आपने ध्यान रखनी है। फिर हमने प्रमुख अंगों को देखा है, प्रमुख अंगों को देखा है हमने। दो तरह के हमने रेस्पिरेशन भी देखे हैं, एक रेस्पिरेशन बाहरी है, एक्सटर्नल, जो एल्वियोल के स्तर पे होता है, एल्वियोल और रक्त के मध्य होता है, फेफड़ों और रक्त के मध्य होता है, और दूसरा अंदरूनी, इंटरनल, या फिर इसको आप कहिए टिश्यू रेस्पिरेशन या फिर कैपिलरी रेस्पिरेशन कहिए, जो कैपिलरी के स्तर के ऊपर होता है, जो कोशिका या फिर उत्तक कहिए, कोशिका कहिए, उसके और रक्त के बीच में हो रहा है। तो एक रेस्पिरेशन या फिर एक श्वसन ये है। इसके बाद हमने विभिन्न अंगों को देखा। पहला अंग हमने नाक देखा, जो एक बाहरी भाग है और हवा को छानने का काम करता है, धूल के कणों को रखने का काम करता है। हवा के अंदर थोड़ी, जो आप हवा ग्रहण कर रहे हैं, जो वायु आप ग्रहण कर रहे हैं, उसके अंदर थोड़ी नमी डालने का प्रयास करता है। संवेगी अंग है। उसके बाद फेरेंक्स आएगा, फेरेंक्स के बाद लैरिंक्स आएगा, जिसको आप स्वर यंत्र कहते हैं, जिसको आप स्वर यंत्र या फिर वॉइस बॉक्स कहते हैं। यहाँ पर एपिग्लोटस भी रहेगा, जो ढक्कन की भांति कार्य करेगा। उसके बाद बात आएगी ट्रैकिया की, जो सी आकार के कार्टिलेज के छल्लों से निर्मित है, जिसको हम क्या कहते हैं? विंड पाइप कहते हैं या फिर वायु नली कहते हैं, जिसको हम वायु नली कहते हैं। ये आगे जाने के बाद ब्रोंकियाई के अंदर बंटवारा इसका हो जाता है, फिर दो भागों में बढ़ जाता है, एक फेफड़े में जाएगा और दूसरा दूसरे फेफड़े में जाएगा। एक को हम क्या कहेंगे? राइट ब्रोंकियाई, एक को हम लेफ्ट ब्रोंकियाई, जिसको स्वशनिका भी कहा जाता है, स्वशनिका भी कहा जाता है। और वो आगे यहाँ से जब अंदर जाने के बाद फिर कई शाखाओं में वो बंटना शुरू हो जाएंगे, जिसको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। कई शाखाओं में जो बंटवारा होगा उसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और ये जो ब्रोंक्यूल्स बट रहे हैं, इनके अंतिम छोर के ऊपर, बिल्कुल एकदम अंतिम पे, अलग अलग अंगूर के गुच्छों के समान की आकृति लगी होगी, उन्हीं को ही हम एल्वियोली कहते हैं। एल्वियोली को ही हम क्या कह रहे हैं? एल्वियोली को ही हम वर्क हॉर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर वर्क हॉर्स ऑफ लंग्स कह रहे हैं, यानी कि लंग्स का प्रमुख काम यही करके दे रहे हैं। इनको ही हम फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम कह रहे हैं, या फिर कार्यात्मक इकाई श्वसन तंत्र की, इन्हीं को ही हम कह रहे हैं। और इन्हीं के अंदर आदान प्रदान गैसों का हो रहा है, इन्हीं के अंदर आदान प्रदान गैसों का हो रहा है। अब ये भी कह सकते हैं कि जो आपके हृदय से पुल्मोनरी आर्टरी निकल कर आती है वो एल्वियोल्स तक आती है, और यहीं पर वो क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देती है। और जो पुल्मोनरी वेन्स यहाँ से शुद्ध रक्त लेकर जाती है, वो एल्वियोल्स के संपर्क से होकर ही जा रही है। इसके बाद हमने प्रमुख दो अंग आपके फेफड़ों को देखा। दो आपके फेफड़े हैं, लचीले हैं, स्पंजी हैं और कोन की आकार के हैं, त्रिकोणीय आकार के हैं। इसके अंदर जो राइट फेफड़ा है वो बड़ा है, जिसके अंदर 3 लोब्स हैं, और लेफ्ट फेफड़ा जो है, लेफ्ट लंग्स जो है,
वो 2 लोब्स वाला थोड़ा हिस्सा छोटा है, क्योंकि इस तरफ हृदय भी पाया जाता है, थोड़ा हिस्सा हृदय ने ले रखा है। ये दोनों बात आपने ध्यान रखनी है। इसके ऊपर की जो संरचना है, ऊपर की जो कवरिंग है, वो प्लूरा बना रहा है। और मांसपेशियां श्वसन के अंदर कौन कौन सी काम आ रही है, एक तो इंटरकोस्टल मसल, संख्या ध्यान रखनी है 11, क्योंकि हमारे पास 12 तो क्या है पसलियां, उन सभी पसलियों के बीच में ये लगी होंगी, तो 11 इनकी संख्या अपने आप हो जाती है। दूसरी डायफ्राम, एक बड़ा ये डोम के आकार की, एक डोम के आकार की संरचना है, जो आपके यहाँ पर आपके फेफड़ों के नीचे पाया जाएगा, फेफड़ों के नीचे पाया जाता है। तो इतनी जानकारी। और एक श्वसन तंत्र के अध्ययन को पुल्मोनोलॉजी कहा जाता है। 2 शब्द हमने देखे थे, कार्डियोवैस्कुलर जो परिसंचरण के लिए काम आता है, और कार्डियो रेस्पिरेटरी जो परिसंचरण और श्वसन दोनों के लिए काम आता है। इतनी जानकारी आपको इस क्लास से जुटाकर जानी है। जब कल हम दोबारा इस क्लास को कंप्लीट करने के लिए, इस तंत्र को कंप्लीट करने के लिए लौटेंगे, तो इसके बारे में कुछ अन्य बातों का अध्ययन भी हम करने वाले हैं। तो फटाफट आप एक बार बता दीजिए कि आपके कोई डाउट्स हैं या फिर नहीं है, और आपको समझ में आया है या फिर नहीं आया, या फिर कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको परेशान कर रही है, और समझ में आ गया तो आप वो भी बता दीजिए भाई, ताकि मैं थोड़ा निश्चित हो जाऊं। फटाफट फटाफट बता दीजिए आप। टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है, तो आपको ऐड करने का ऐसा है कि विजय पाल जी सर जो हैं, वो दिल्ली इलेक्शन में थोड़े बिजी चल रहे हैं, उनकी ड्यूटी वहाँ पर लगी हुई है, तो मेरी बात उनसे हो नहीं पा रही है। तो मैं थोड़ा सा आपको 4-5 दिन का समय दीजिए, मैं उनसे बात करके मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा समय दीजिए भाई। चलिए भाई, समझ में आया तो थम्स अप कर दीजिए भाई। उसके बाद हम आज की क्लास का समापन करते हैं। आज की क्लास का हम समापन करते हैं। चलिए ठीक है भाई, जुड़ने के लिए धन्यवाद। सभी जो साथी क्लास को नियमित देख रहे हैं, नियमित अध्ययन कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी तरह से आप अध्ययन करते रहिए। निश्चित रूप से रोज आप 1 घंटा 2 घंटा 1 घंटा 2 घंटा पढ़ रहे हैं, जब ये इसकी कंपाउंडिंग होगी, ये फिर एक साथ मिलेगा, तो आप 2 या 3 महीने के अंदर बहुत बेहतरीन स्थिति के अंदर आपको पाने वाले हैं। तो निरंतर अध्ययन करते रहिए। जितना पहले पढ़ाया जा चुका है उसका नियमित रूप से आप रिवीजन करते रहिए, और नई चीज़ों को उनके साथ जोड़ते चलिए। तो आज की क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जल्द मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए।